तो देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के और इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 10 हिंदी में जो आपके पूछे जाते हैं चैप्टर से गद्यांश, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं भाई, उन सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को भाई शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देख लेता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी आज की क्लास में मैं बताऊंगा, अगर आपने ये क्लास पूरी देखी तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि भाई यहां से आपको एक भी गद्यांश पेपर में बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और चलिए बात करेंगे ऐसे कौन से चैप्टर हैं भाई जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके बुक में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप देख लेते हो और जिनके गद्यांश अगर आप एक बार देख लेते हो, डेफिनेटली आपको गद्यांश पेपर में आप पूरे करके आओगे। तो अगर मैं बात करता हूं कि भैया ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनके गद्यांश आपको तैयार करने हैं, तो देखो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का है यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले चैप्टर अगर मैं बात करता हूं तो अजंता। देखिए अजंता चैप्टर के गद्यांश हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं मैं आपको वो करा देता हूं, ठीक है। इसके बाद ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं इसको मैं करा देता हूं। और फिर पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, इसके जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं मैं आपको वो करा देता हूं। तो ये 3 चैप्टर के अगर आप मेरे द्वारा बताए गए गद्यांशों को पढ़ लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई 2026 बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका कोई गद्यांश नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाहर कोई भी चैप्टर अगर है उनके जो भी गद्यांश है उनको नहीं पढ़ना है, केवल इन 3 चैप्टर के जो मैं गद्यांश अब बताने वाला हूं एग्जाम से पहले अगर आप इनको पढ़ लेते हो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला गद्यांश माय डियर आप नोट करेंगे, गद्यांश नंबर 1। ये आपका सबसे पहला गद्यांश है जिसको आप नोट करेंगे और 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में भाई ये आने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको गद्यांश को समझना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे करने हैं भाई। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे दे रखा है कि जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा, ठीक है। उसकी जगह अनपढ़ और अविश्वसनीय या कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अब देखो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं जैसे कि मैं बात करता हूं कि हम जैसे तुम हो, ठीक है, तुम भले कुछ ना कर पाओ लेकिन एक बार के लिए सोच बहुत कुछ जाते हो कि मैं अपने क्लास में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगा, बेहतर नंबर लेकर के आऊँगा। और वह समय आप लोग इमेजिन भी कर लेते हो कि हाँ वैसा वैसा सब कुछ आप सोच भी लेते हो कि आगे चल करके मेरे 95% आएंगे, ठीक है, मेरे बोर्ड एग्जाम में 95% आएंगे और बहुत सारे लोग मेरी सराहना कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सोच लेते हो ना, इमेजिन कर लेते हो ना। तो वही चीज़ बात करी गई है कि यहाँ पर मानव मन जो है सदा ही बहुत सारे अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने में लगा हुआ है। हम भी बहुत सारे कह सकते हो कि ऐसे रहस्य हैं जिनको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर बात करी गई कि जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर उसका जो मन होता है वह पहुँच जाता है, ठीक है। और इसके बाद उसकी अनपढ़ और अविश्वसनीय जो कथाएं हैं, मतलब ऐसी कथाएं यानी ऐसी चीज़ जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम लोग कथाओं के द्वारा और पुरानी किताबों के द्वारा, पुरानी प्राचीन चीज़ों के द्वारा हम लोग उन चीज़ों का ज्ञान, हम लोग उन चीज़ों को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको इसके बारे में। अब चलिए इस महत्वपूर्ण गद्यांश के भाई हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आपको गद्यांश में पहला जो क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है भाई, ये हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है और पहला क्वेश्चन होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, हर बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है। यानी संदर्भ आपको लिखने के लिए होता है। देखिए को होता क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी गद्यांश है, आपके गद्यांश में भाई टोटल कितने 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अगर मैं बात करता हूँ पहला क्वेश्चंस आपको 100% हर बार संदर्भ का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा होता है जो कि हर बार समान रहता है, वो होता है व्याख्या का,
मतलब आपको यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो संदर्भ का क्वेश्चन आता है भाई, तो यहाँ पर आपको देखिए हर बार संदर्भ आपको समान लिखना है, हर बार समान लिखना है, बस कुछ चीज़ों को बदल देना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कि अगर आपको संदर्भ लिखना है ना तो ध्यान से समझना एकदम, हर एक कह सकते हो जो भी गद्यांश आए या फिर इसके अलावा दूसरा कोई भी गद्यांश आ जाए, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ संदर्भ तो संदर्भ समान रहता है और कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, अब देखो इतना तो लगभग हर एक गद्यांश में लिखना ही लिखना है। जो चीज़ चेंज करनी है माय डियर वह होता है आप लोगों का पाठ का नाम, ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, यानी जो लेखक का नाम होता है वह आपको चेंज करना पड़ता है और जो पाठ का नाम होता है वह आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको आपको बदलना पड़ता है हर संदर्भ में, बाकी सारी चीज़ें आपकी समान रहती हैं। जैसे कि हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चंदा पर आदमी नामक, ठीक है, नामक पाठ से, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। माय डियर यहाँ पर देखिए लेखक का नेम आप लोगों का है ये, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। उम्मीद करता हूँ आप भी जब इसको लिखेंगे तो हाईलाइट कर देंगे। जहाँ पर हरा पेन मैंने हरा का यूज़ किया है वहाँ पर आप नीले का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मैंने लाल का इस्तेमाल किया वहाँ पर आप काले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है, बस इसमें चैप्टर का नेम और लेखक का नेम बदल जाएगा, बाकी वही रहने वाला है संदर्भ। ठीक है भाई, चलिए अगली जो हेडिंग लगाएंगे आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, अब इस पूरे संपूर्ण गद्यांश की हम व्याख्या जानने वाले हैं, हम व्याख्या समझने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई बहुत अच्छे से आप समझोगे, ताकि आप पेपर में ये क्वेश्चन ये पेपर में बहुत बार गद्यांश आया हुआ है और उम्मीद करता हूँ ये आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि मैं व्याख्या की बात करता हूं तो भाई यहां पर आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यहां पर आपको हेडिंग लगानी है रेखांकित अंश की व्याख्या और यहां पर आपको लिखना स्टार्ट करना है भाई कुछ इस तरीके से। ऐसा लिखना है कि लेखक कहता है कि मनुष्य का मन प्राचीन काल से नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझाकर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। ठीक है, जहाँ तक वह संभव हुआ मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पना का निर्माण किया। तो इस तरीके से माय डियर आप लोग क्या कर सकते हो, इस संपूर्ण गद्यांश को आप नोट कर सकते हो, जो कि जिसकी व्याख्या थी। ठीक है, ये संपूर्ण गद्यांश की व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस व्याख्या को नोट कर लोगे और इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस इसके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको आगे के क्वेश्चंस में आपको नोट करना है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो गा नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुँचने में कौन शक्ति काम करती रही है। यानी ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को निकट पहुँचाने में काम आती रही है। तो यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुँचने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम करती रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर घ की, यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर घ की, तो क्वेश्चन नंबर घ में आप लिखोगे माय डियर स्टूडेंट कि मानव मनुष्य सदैव किसके लिए उत्सुक रहा है। तो हमेशा आप लोग याद रखना कि जो मानव मनुष्य है, ठीक है, जो मानव मनुष्य है वह हमेशा कह सकते हो कि अज्ञात चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक था या फिर उत्सुक रहा है। ठीक है, इस तरीके से घ नंबर क्वेश्चन यहाँ आप लोगों का समाप्त हो जाता है। और चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ आपके आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आपको अगला गद्यांश नोट करना स्टार्ट करना है। गद्यांश नंबर 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई ये वाला, और बार बार आपके पेपर में आता है। मैं इसके लिए गारंटी ले सकता हूँ कि भाई 2026 के पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानी गढ़ी है और कवियों ने कविताएँ रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी का
कर पुकारा। किसी विरहिणी ने उसे अपना दूध बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचा लेते हैं, ठीक है, तो सूर्य के बचा लेते हैं, ठीक है, बचा लेते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं, ठीक है। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को अपने में दिखा देना, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है। अब चलिए आपको इसका नोट करना है संदर्भ। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है माय डियर स्टूडेंट कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन है जो लगभग हर साल आपके गद्यांशों में आता है। ये पहला क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि संदर्भ लिखने के लिए। यदि मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर वही रहने वाला है कि पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, क्योंकि हमने पहला जो चैप्टर लिया मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग पानी में चंदा और चंदा पर आदमी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांशों को भाई डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से डिस्कस करेंगे, फिर हम अजंता के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है, एक मिनट, हम सबसे पहले संदर्भ को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि संदर्भ आपका समान रहने वाला है तो वही आपको लिखना पड़ेगा भाई। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि लेखक का कथन यह है कि निर्जीव अर्थात जीवन से रहित चंद्रमा को कभी किसी लेखक के द्वारा रात्रि का पति अर्थात स्वामी माना गया, तो किसी कवि के द्वारा, ठीक है, तो किसी कवि के द्वारा कभी रात की देवी भी कहा गया। कभी किसी विरह से पीड़ित नायिका ने उसे अपना दूत बनाकर उसके माध्यम से अपने प्रियतम के लिए संदेश भेजे, तो कभी किसी नायिका ने उसका पीलापन देखकर और उसे दुखी होकर उसे बूढ़ा, बीमार और दुर्बल ही समझ लिया गया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये आपकी पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको मैंने आपको गद्यांश बताया, गद्यांश में संदर्भ कैसे लिखा जाता है वो बताया और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या बताई। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और आता है पेपर में। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आपके गद्यांश होंगे माय डियर स्टूडेंट, आपको उससे रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ का आएगा भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रेखांकित अंश की व्याख्या का आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि भाई साहब गद्यांश पे आधारित होगा, ठीक है, गद्यांश पर आधारित। तो यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा गद्यांश पर आधारित है। पूछा गया है कि मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो आंसर में लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। तो इस तरीके से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेंगे। और अब चलिए, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे गद्यांश नंबर 3, और यहाँ पर मैं आपको तीसरा गद्यांश बताने वाला हूँ जिसको आपको बड़े ही अच्छे से नोट करना है। और इसके जो भी इसका व्याख्या है, जो भी इसकी संदर्भ है, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आपको नोट करना स्टार्ट करना है भाई, सबसे पहले देखिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश आप लोगों का है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता या फिर आनंद नहीं उठाती, ठीक है, जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाती है, ठीक है, जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना और दूसरे के साथ, ठीक है, दूसरों के साथ करती है, ठीक है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर कह सकते हो कि उसके हृदय पर डंस मारते रहते हैं। डंस के इस तरह को या फिर इस देह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य कर भी, ठीक है, इन ईर्ष्यालु मनुष्य कर भी तो क्या आदत से लाचार होकर उसे वो यह वेदना भोगनी पड़ती है, ठीक है। तो यह है आपका गद्यांश है, और इसमें थोड़ा होता है कि आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि आप समझ भी ना पाओ, कुछ लाइनों की, बाकी तो सारी समझ में आएगी, बट कुछ लाइनों की ये लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही कह रहा है,
ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या होती है इसको आपको स्टोरी की तरह एकदम अच्छे तरीके से समझ लेना है और डेफिनेटली आप बड़े ही आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ का, और इसमें आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक, ठीक है, नामक कर लो, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब देखो यह हमारा जो गद्यांश है, यह जो गद्यांश नंबर हमारा जो 4 था ना, ये गद्यांश नंबर 4 हमारा लिया गया था ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से, यानी ये हमारे दूसरे चैप्टर का गद्यांश है। और जिसके यदि मैं बात करता हूँ लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आपको गद्यांश नंबर 4 कराया ना, यह गद्यांश आपके दूसरे चैप्टर से लिया गया था। तो बस यह मेन चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर खा नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, और वही बात कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को, ठीक है। तो चलिए सभी नोट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगा करके इसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि ईर्ष्या नामक मनोविकार एक विचित्र वरदान है, ठीक है। ईर्ष्या नामक जो एक कह सकते हो विचारधारा है या फिर मनोविकार है, एक विचित्र वरदान है जिसके हृदय में यह भाव आ जाती है या फिर आ जाता है, वह अपनी वस्तुओं से सुख नहीं होता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही दुख रहता है। मतलब मेरे पास अगर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे रहने के लिए सुख सुविधाएं हैं, तो हमारे पड़ोसी जो होंगे वो हमसे जलने लगेंगे। अरे सोचेंगे इसके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई। अब यही सोचेंगे ना कि भाई हम इतने ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो हमारे वो कह सकते हो अपनी दुख से परेशान नहीं होंगे, लेकिन हमारे सुख से परेशान होंगे, ठीक है। आगे देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य से करता रहता है, ठीक है। तुलना में जो अभाव उसे स्वयं से मिलते हैं वह उसके हृदय को काटते रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति कार्य क्या सकता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति वो कर ही क्या सकता है, आदत से विवश होकर, आदत से मजबूर होता है, आदत से कह सकते हो विवश होकर उसे कष्ट उठाना पड़ता है। तो यह पूरी व्याख्या आपको एकदम अच्छे तरीके से इस गद्यांश की तैयार कर लेनी है मेरे डियर स्टूडेंट। अब चलिए मैं आपको इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग नोट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर गा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपके पेपर में टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं और मैं हर बार की तरह जो भी आप लोगों को गद्यांश कराऊंगा उसमें लगभग आपको 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस आ जाए। स्टार्टिंग के जो 2 प्रश्न रहेंगे वो तो समान रहेंगे, लेकिन जो तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा पता नहीं कौन सा आ जाए भाई। तो आपको मैं इसी वजह से 4 से 5 क्वेश्चंस प्रत्येक गद्यांश में करवाता हूँ, ठीक है। तो गा नंबर गद्यांश है, क्वेश्चन है हम लोगों का इस 4 नंबर गद्यांश का, कि कौन सी बात है जो आज तक ना हुई है और ना होगी। तो आंसर में सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास जो किया जाता है वह स्वयं को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया ना आज तक सफल हुई है और ना आज होगी। अब अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई आप आगे जा रहे हो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप जैसा कह सकते हो कि आपकी नकल कर रहे होंगे, ठीक है, आपको बीट करने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा ऐसा ऐसा करके। तो डेफिनेटली वह कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वह उस उपलक्ष्य से कर रहे हैं, वह उस नियत से कर रहे हैं जो कि एक ज्वेलसी की नियत होती है। तो वह कभी भी आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। निश्चित होकर के आप एकदम बेहतर से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा, ठीक है, और आप लोगों को भटकना नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाता रहूँगा। अब देखिए घा नंबर अगर मैं बात करता हूँ, घा नंबर क्वेश्चंस आ सकता है पेपर में कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आप लिखोगे आंसर में कि मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निंदा करना छोड़ दे और अपने चरित्र को स्वच्छ बनाए तथा अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। डेफिनेटली मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पर, जो भी गद्यांश करा रहा हूँ, सारे विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर रहे होंगे और इन गद्यांशों को एक बार तैयार कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ कि भाई बहुत आपको यहाँ से देखने को मतलब गद्यांश ज़रूर मिलने वाले हैं पेपर में, ठीक है। चलिए नोट ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। और आपको एक सूचना मैं और दे देता हूँ, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने
अपने चैनल पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार की है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़, और वो है भाई ई बुक। ई बुक होता क्या है? देखो, ई बुक आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ई बुक एक तरीके से कोर्स है, ई बुक एक तरीके से कोर्स है, और यह कोर्स इतना मिनिमम अमाउंट का है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है, मैथ है हमारे पास, ठीक है, इंग्लिश है हमारे पास, ठीक है, हिंदी है हमारे पास, यानी इन सभी सब्जेक्ट की जो ई बुक है, इसका जो प्राइस है हर एक सब्जेक्ट की ई बुक का मात्र 15 रुपीज़ है, मात्र 15 रुपये। तो जिनको भी, अगर आपको हिंदी की ई बुक परचेस करनी है, जिनको भी इंग्लिश की ई बुक परचेस करनी है, जिनको भी हिंदी की ई बुक परचेस करनी है, वह सभी विद्यार्थी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर देखेंगे। हर एक सब्जेक्ट के सामने उसकी मैंने लिंक डाल दी हुई है, यदि नहीं पड़ी हुई है अभी तो कुछ समय बाद पड़ जाएगी, और डेफिनेटली आप मात्र 15 रुपये में ई बुक हर एक सब्जेक्ट का ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 15 रुपये रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे प्रीवियस ईयर चीज़ें, सब कुछ आपके समाहित है। डेफिनेटली एक बार आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर गद्यांश नंबर 5 की, यानी अगले गद्यांश की, तो गद्यांश नंबर 5 है हम सभी लोगों का, जिसको आप सभी विद्यार्थियों को नोट करना है। डेफिनेटली ये वह गद्यांश है जो आपके पेपर में आने वाले हैं भाई, तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तो नोट करोगे कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ठीक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरी किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उसमें अन्यास ही बैठा दिया जाएगा। मतलब कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको हम गिराने का प्रयास करेंगे, आप गिर जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, और आप अपना कार्य करना बंद कर दोगे, तो होगा क्या? मैं उस कार्य को करना प्रारंभ कर दूंगा और मैं फिर आगे निकल जाऊंगा। तो कह सकते हो यह सोच होती है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की, ठीक है। तो एक बार इस संपूर्ण गद्यांश को आप पढ़ लेना, फिर इसके एक रेखांकित अंश की मैं व्याख्या आपको बताता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न समान रहता है सभी क्वेश्चंस में भाई, गद्यांश वाले क्वेश्चंस में, कि संदर्भ आपको बताना पड़ता है। तो चलिए इस गद्यांश का संदर्भ आपको बताते हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको कराते हैं। तो यहाँ से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट करेंगे। तो संदर्भ में आपको क्या करना है भाई, ये हमारा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है। यदि मैं बात करता हूँ इसके लेखक की, तो रामधारी सिंह इसके लेखक हैं। तो चलिए यहाँ से आप नोट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। अब चलिए आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होता है। और इसमें सभी विद्यार्थी लिखना प्रारंभ करेंगे कि मन में ईर्ष्या के आते ही निंदा की भावना पैदा हो जाती है। लेखक ने निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी का कहा है और इसे संकेत किया है, किससे संकेत किया है? बड़ी बेटी से। निंदा की, कह सकते हो लेखक ने निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कह के बताया है। समाज में देखा गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा करने में बहुत कुशल होते हैं, वे दूसरों की बुराई करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या नोट कर लेंगे भाई। अब चलिए एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपके पेपर में आता है। मैंने आपको बताया था कि हर एक गद्यांश में 3 क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस भाई जो होते हैं समान रहते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन होता है ये गद्यांश पर आधारित पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है तीसरा कि निंदा किसका नाम है? तो आंसर में लिखोगे कि निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। इस तरीके से गद्यांश नंबर 5 हमारा समाप्त हो जाता है। और अब चलिए सभी विद्यार्थी नोट करेंगे गद्यांश नंबर 6, यानी हमारा अगला गद्यांश, ठीक है। हमने आपको इस वीडियो के अंदर टोटल कुल ऐसे गद्यांश बताने वाले हैं, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको इन 3 चैप्टर के गद्यांश तैयार करने के बाद आपको गद्यांश तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गद्यांश नंबर 6 सभी लोग नोट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको पढ़ना सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ। देखो यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ तो लिखोगे ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोने की आदत छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। सोचने की आदत, सोने की नहीं, सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी आपूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है।
आगे जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा, कह सकते हो जिज्ञासा आएगी, उसी दिन में वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए, इस तरीके से पूरा संपूर्ण गद्यांश है आप लोगों का। अगर मैं बात करता हूं इस गद्यांश में क्वेश्चंस की भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चंस भाई सब में समान होता है, संदर्भ लिखना पड़ता है, सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है भाई। तो संदर्भ में वही सारी चीज़ें समान रहने वाली हैं, इसमें हमारा चैप्टर समान है और लेखक समान है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें समान रहने वाली। रेखांकित अंश की यदि मैं व्याख्या की बात करता हूँ तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे यहाँ से हेडिंग लगा करके रेखांकित अंश की व्याख्या, और प्रारंभ करेंगे लिखना कुछ इस तरीके से कि मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं, जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं, ठीक है। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है और इस विचार से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करे, ठीक है। जिस दिन उसे उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी, उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है भाई। डेफिनेटली मैंने जो गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझाई है, उम्मीद करते हैं भाई सभी को समझ में आई होगी। अब चलिए इसका आप लोग क्वेश्चन नोट करिए आगे। क्वेश्चन नंबर घ, मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो आंसर में सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारा गद्यांश समाप्त हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। और अब देखिए गद्यांश नंबर 7 सभी लोग नोट करेंगे। गद्यांश नंबर 7 सभी विद्यार्थी नोट करेंगे भाई, और इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। और देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा अगले चैप्टर का गद्यांश है। चैप्टर हमारा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक चैप्टर से ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है, कि आदमी ने पहाड़ काटा है, किस तरह इंसान की खूबियाँ की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक तो पहुँचाई जा सके, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे, ठीक है, और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे कह सकते हो भवन बनाए और धातुओं से चिकने पत्थर बनाए, ठीक है, और खंबे कड़े किए तथा तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों की मोती बिखेरे, ठीक है। और उसके जीवन मरण की कहानी कहते हैं कि सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है, ठीक है, अमानत विरासत बन गई है। डेफिनेटली ये सभी विद्यार्थी इस गद्यांश को नोट करेंगे भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके संदर्भ को पहले देख लेते हैं और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे। तो संदर्भ हमारा वही रहने वाला है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा कह सकते हो लिखित, ठीक है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक हमारे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको नोट करना रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, गद्यांश नंबर हमारा 7 था, और हम उसकी व्याख्या को समझ रहे हैं। तो लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं, देखिए अजंता में जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वहाँ की जो गुफाएं हैं उनको बनाने में जो लोगों ने अपने हाथ तक कह सकते हैं उनके सिरजते चले गए थे, ठीक है, क्योंकि पहले के समय में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, तो हाथों से सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने जो चित्र हैं इतने सुंदर हैं कि उन्हें देख कर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। अजंता के इन चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानी सिमटी हुई है। चित्रों को एक दूसरे से ऐसा सामंजस्य
तरीके से कह सकते हो दर्शाया गया है, जैसे कि एक चित्र की कहानी दूसरे चित्र की कहानी से जुड़ी हुई है। यदि जानवरों की कहानी है तो उनमें बंदरों की भी कहानी है, हाथियों की कहानी है तो उसमें हिरणों की भी कहानियां हैं, आदि की श्रृंखला बन गई है। मानवीय भावों को प्रदर्शित करने के लिए या फिर करने वाली कहानियां भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। क्रूरता और भय की कहानियां भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। कहां पर? अजंता की गुफाओं में। कुछ इस तरीके से वहां पर चित्र को समाहित किया गया है, चित्र को दर्शाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी जो चित्र है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वह सारे चित्र को देखकर ऐसा लगेगा मानो ये कुछ ना कुछ हमको बताना चाह रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ कहानी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वहां पर भय की, दया की और त्याग की हर प्रकार की कहानियां चित्रित हैं। ठीक है, इस तरीके से इस महत्वपूर्ण गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को आप नोट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। तो आप आंसर में लिखेंगे सभी स्टूडेंट कि कलाकारों ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ऐसा चित्रांकन किया है कि आंखें अटक जाती हैं, हटाने का नाम नहीं लेती। ठीक है, तो इस तरीके से सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस महत्वपूर्ण गद्यांश को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे की गद्यांश बताने वाला हूं। चलिए भाई, गद्यांश नंबर 8 की यदि मैं बात करता हूं, गद्यांश नंबर 8 की, तो इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है भाई, तो जल्दी से आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसके संदर्भ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चैप्टर आपका समान रहने वाला है, लेखक भी आपके समान रहने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा अजंता है और अजंता चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांश आपका उठाया गया। डेफिनेटली 2026 में गद्यांश आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद मैं इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या बताता हूं। तो यहां पर से अगर मैं बात करता हूं तो भाई साहब आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या नोट कर लेनी है। ठीक है, यहां से आपको लगाना है स्क्रीनशॉट, पूरा यहां तक कि आपको कह सकते हो पूरा यहां तक लिख देना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको मैंने बताया कि हर एक रेखांकित जो भी हमारे गद्यांश होते हैं उसमें हमारे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपके समान होते हैं, हर गद्यांश में पेपर में समान मिलेंगे। संदर्भ वाला क्वेश्चन और दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराता हूं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा किस तरीके का आएगा, तो आपको ये नोट कर लेना है कि कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है, तो आपको इसका आंसर यह लिख देना है। अब चलिए मैं आपको लास्ट गद्यांश की तरफ ले चलता हूं, जो कि हमारा आप लोगों के लिए लास्ट गद्यांश होगा। और यहां तक की क्लास अगर आपने देखी है तो टोटल मैंने आपको क्लास में 9 गद्यांश लिए थे। ये 9 गद्यांश आपके टोटल 3 चैप्टर के थे। पहला चैप्टर आपको मैंने बताया कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, दूसरा हम लोगों का था अजंता चैप्टर। ठीक है, और ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अजंता हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो लगभग मैंने सभी महत्वपूर्ण चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किए। डेफिनेटली ये 9 गद्यांश जो भी विद्यार्थी एग्जाम से पहले जो भी चीज़ें मैंने आंसर में कराई, जो भी क्वेश्चंस में कराए, सारे अगर गद्यांश के क्वेश्चंस आंसर के साथ तैयार कर लेते हो, आपके यहाँ से गद्यांश वाला टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लास्ट गद्यांश दिखाता हूँ।